वेलकम बैक दोस्तों। लाइब्रेरी में हाजिर हूँ दो बड़ी अहम किताबें लेकर। एक तो बियॉन्ड गुड एंड इविल, फ्रेडरिक नीत्शे की किताब है। मुझे यकीन है कि हमारे फ़िलासफ़र दोस्त जो हैं ख़ास तौर पे इस किताब को सुनना चाहेंगे या इस पर डिस्कस करना चाहेंगे। और दूसरी डोपामिन डिटॉक्स, जो मैं खुसूसन अपनी बेटी की रिक्वेस्ट पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ट्रेवो मैरियस की किताब है ये किताब जो है डोपामिन के हवाले से है कि डोपामिन डिटॉक्स किस तरह किया जाए, यानी जो प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन को आए हुए हैं डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन के नतीजे में, उसकी डिटॉक्सिकेशन कैसे मुमकिन है और ये है क्या डोपामिन। तो मेरा ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो मुझसे पूछ रही थी कि इसका तो ताल्लुक़ आपकी वो बड़ी फ़िलासफ़िकल किताबें बियॉन्ड गुड एंड इविल वगैरह से नहीं बनेगा। तो मैंने कहा बेटा फ़िक्र नहीं करें, इसका ताल्लुक़ बहुत गहरा है और बनता है उससे भी। ये आज की जनरेशन का मसला नहीं है, ये हमेशा की जनरेशन का मसला है। अच्छा, एक अच्छी न्यूज़ भी देता चले जाऊँ। प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज़म तक मगरबी अदब मेरी किताब पब्लिश हो गई है। सांझ पब्लिशर्स ने लाहौर में पब्लिश की है और मैटर लिंक वालों ने लखनऊ में पब्लिश की इंडिया में। तो जो दोस्त और अहबाब जिनको लिटरेचर से दिलचस्पी है और जो जानना चाहते हैं कि पिछले 2000 साल में किस तरह से मगरबी अदब या मगरबी अदीब डेवलप हुए, किस तरह से मगरब की फ़िक्री धारा डेवलप हुआ, किस तरह से हर दौर आपको मिल जाएगा इसके अंदर। यानी 250-300 सफ़े की किताब है, मुश्किल 5 दिनों की मार होगी अगर आप 50 सफ़े एक रोज़ पढ़ते हैं तो। और इस किताब से आपको शुरू होगा जनाब वो एंशिएंट दौर से कि साहब होमर की ओडेसी क्या थी, और फिर मिडिवल दौर में पाएंगे तो आपको पता चलेगा वर्जिल की एनोइड क्या थी, या फिर आप रेनेसांस के दौर में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि साहब, या फिर उससे पहले डांते की डिवाइन कॉमेडी क्या थी, और उसके बाद रेनेसांस के दौर में जब आप आएंगे तो आपको मिल्टन की नो पैराडाइज लॉस्ट का पता चलेगा, या मॉडर्न दौर में रोमांसिज्म के दौर में क्या लिखा गया, मॉडर्न दौर में क्या लिखा गया, किस किस तरह एरा बाई एरा, यानी जब हम आते हैं अपने रियलिज़म के दौर में या उसके बाद के दौर में, तो हर वो चीज़ जो कुछ लिखी गई, चाहे वो हमारे एल्बर्ट कामू का हो स्ट्रेंजर, चाहे वो सार्तर का हो नाउजिया, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ का टू द लाइट हाउस हो, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपको पूरी मगरबी फ़िक्र का अंदाज़ा हो जाएगा इस छोटी सी किताब से। तो मुझे उम्मीद है कि आप अप्रिशिएट करेंगे और इस किताब को लेंगे और पढ़ेंगे। और अब आ जाते हैं एक और बात के ऊपर कि मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि आप पढ़ते किस तरह। मैं बताता चलूँ कि देखिए, किताब को पढ़ने के लिए किताब से दोस्ती करनी होती है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको लोगों से दोस्ती करनी होती है। और किताब को पढ़ने के लिए हमें इब्तिदा में ही रोक दिया गया, हमारे इब्तिदाई मरहले पर ही हमारा मामला ख़राब हो गया कि हमें समझाया गया कि मेमोराइज़ करो और एग्ज़ाम दो और किताब हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल इब्तिदाई लेवल है। किसी भी किताब को मेमोराइज़ करके रिफ़्लेक्ट करने से किताब रिफ़्लेक्ट नहीं होती। किताब के लिए सबसे पहले उससे दोस्ती करनी होती है, उसमें से वो चीज़ें निकालनी होती है जो चीज़ें आपके काम की होती हैं, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं। हाँ, उसे किसी हद तक मेमोराइज़ भी करना पड़ता है। फिर उसको मेमोराइज़ करके एक्सटर्नली, इसको हम डायलॉग कहते हैं, अपने ही और दोस्तों के साथ जिन्होंने इस किताब का मुताला किया उसके साथ डायलॉग किया जाता है। उसके बाद एक इंटरनल डायलॉग होता है जो अकेले में आदमी करता है, किताब को इंटरप्रेट करता है, सोचता है उसके बारे में, उस जैसी किताब के और दूसरी किताबों के साथ लिंक डेवलप करता है। और फिर सबसे आखिरी काम होता है रिफ्लेक्शन, कि जो आपने पढ़ा है, एक्सटर्नल डायलॉग, इंटरनल डायलॉग के बाद क्या चीज़ आपका एक्सट्रैक्ट बाहर आया, क्या मटेरियल निकला है, क्या रिफ्लेक्शन आया, क्या नया आइडिया डेवलप हुआ है, क्या आपने उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। इस तरह से किताब पढ़ी जाती है और इस तरह से किताब समझ में आती है। किताब को प्रेजेंट करने का मतलब ये होता है कि आपने किताब को थोड़ा बहुत सीख लिया है, लिहाजा अब आप प्रेजेंट करने के लायक हो गए। गलतियों के इम्कानात उसमें भी होते हैं। तो ये बात इस हवाले से थी। अब हम बात कर लेते हैं एक और छोटी सी बात बियॉन्ड गुड एंड इविल के हवाले से, फ्रेडरिक नीत्शे की, कि ये किताब बहुत बड़ी किताब है। 1886 में उन्होंने लिखी थी। फ्रेडरिक नीत्शे का नाम आते ही हमारे जहन अल्लामा इक़बाल की तरफ चला जाता है, गज़ाली तक चला जाता है। और ये बात बहुत अहम है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो इसीलिए हुआ क्योंकि हम एक रिटोरिक गुफ्तगू में, एक एब्डक्टिव और एक जो इंडक्टिव किस्म की गुफ्तगू है उसमें फंस कर रह गए। हमने कभी भी अदब और फ़लसफ़े के दरमियान जो रेसिज़म है उसको ख़त्म नहीं किया। हम प्रिजुडिस रहे, हमने कहा ये मगरबी फ़लसफ़ा है, ये मशरक़ी फ़लसफ़ा है। हम इनसिक्योर थे और वो सिलसिला गज़ाली के दौर से शुरू हुआ और इक़बाल के दौर तक आया। और इसी वजह से हम फ़लसफ़े में कोई नए उन्वानात पैदा नहीं कर सके। हम 15वीं सदी के बाद साइंस पैदा नहीं कर सके। हम इस लायक भी नहीं हो सके कि कोई गैलीलियो पैदा करते और उससे बाद में माफ़ी मांगते कि भाई हमने गलती कर दी। हमने कुछ नहीं किया, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी। और जिन लोगों को हम कहते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए नए उन्वानात पैदा किए थे साइंस में, असल में नहीं किए थे। कहने को हम कह सकते हैं कि अलकंदी भी थे और इब्न रुश्द भी थे और हमारे राज़ी भी थे।
फाराबी भी थे, मगर असल में वो सारी गुफ्तगू एक रिटोरिक गुफ्तगू की हद तक रही। 15वीं सदी के बाद अमली साइंस हमें कहीं नज़र नहीं आती मुसलमानों में। उसकी वजह ये थी क्योंकि हम प्रेजुडिस थे, हम इनसिक्योर थे, हमने फ़लसफ़े को और साइंस को और हर चीज़ को मशरिक़ और मगरिब में तक़सीम किया, हमने उसमें तासुब बरता। उसके नतीजे में आज हम पीछे रह गए, और पीछे रहने की वजह की और एक सबसे बड़ी बात और बताता चलूँ कि हम प्रेजुडिस उन सब मामलात में तो थे, मतलब नई चीज़ों को डेवलप करने में, लेकिन यूटिलाइजेशन में नहीं है। आज भी हम बैठ के गजट यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम बैठे हुए फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आज भी हम बैठे हुए साइंस की तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं। इसमें हम किसी किस्म के कोई तासुब का शिकार नहीं है, क्योंकि हम उसकी तमाम तर जो हमें उसका एसेंस मिला है उसको हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं बिना किसी अपने पार्टिसिपेशन के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस फ़लसफ़े में भी शामिल होना चाहिए था जिसके बदौलत साइंस इस तरक्की के मकाम पर या इस लेवल तक पहुंची। तो ये गुफ्तगू है, और इसके अंदर मैं इसलिए फ्रीडरिक नीत्शे को एक जगह देता हूँ कि फ्रीडरिक नीत्शे ने उस बायास को ख़त्म किया। वो उनका कहना बिल्कुल सही था कि अगर कोई भी फ़लसफ़ा प्रिज्यूम करके पेश किया जा रहा है और किसी के ऊपर उसके ऊपर इमारत कायम की जा रही है, तो इसका मतलब वो सिवाय ऑटोबायोग्राफी और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात फ्रीडरिक नीत्शे की है कि उन्होंने और फ़लसफ़े को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, उन्होंने ख़ुद मगरिब के फ़लसफ़े को स्टार्टिंग फ्राम द प्लेटो टिल हिज टाइम उसने तमाम फ़िलासफ़र्स को ब्रूटली क्रिटिसाइज़ किया। फ्रीडरिक नीत्शे की जो किताबें थी वो ह्यूमन्स आर टू ह्यूमन, या बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, या 10 स्पोक ज़रातुश्तरा, और द गे साइंस, द टॉयलेट ऑफ द आइडल्स। टॉयलेट्स कहते हैं किसी भी चीज़ को का वक्त जब ख़त्म होता है, शाम का वक्त होता है, कोई एब्सर्डिटी को कहते हैं। टॉयलेट्स ऑफ द आइडल्स यानी आइडियोलॉजी का दौर गया। तो इस किस्म की किताबें हैं इसकी जो बहुत ही चौंका देने वाली हैं। बियॉन्ड गुड एंड इविल का जब हम डिस्कशन करेंगे तो आप देखिएगा कि क्या क्या बातें सामने आती हैं। अब आ जाते हैं डोपामिन डिटॉक्स के ऊपर। डोपामिन डिटॉक्स के हवाले से चूँकि मुझे ज़्यादातर बातें पहले से पता थी, इसलिए इसको मैं शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखूँगा। डोपामिन जो है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर है दोस्तों, एक हार्मोन है जो बॉडी में सिक्रीट होता है। ये हमारे ब्रेन के अंदर एक एरिया होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से रिलीज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर। और इसके अलावा भी ये एक ग्लैंड होता है, इनको हम एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, जो टोपी की तरह का होता है। इट्स मोर लाइक अ कैप ऑन द किडनीज। उस वहाँ से भी कैटेकोलामिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन और डोपामिन किसी हद तक रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ द हार्मोन, जो हमारे ब्लड के मैकेनिज़म्स को कंट्रोल करते हैं, जो हमारे मेटाबॉलिज्म पर भी कुछ इफ़ेक्ट करते हैं। वहाँ से कुछ और भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं एड्रेनल ग्लैंड से, कॉर्टिसोल है और एल्डोस्टेरोन है, वो सब हमारे बॉडी मैकेनिज़्म पे इफ़ेक्ट करते हैं। मगर उससे क़तई नज़र हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास डोपामिन रिलीज़ होता है वो इंपॉर्टेंट है। डोपामिन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए कि ये जो हमारे जज्बात हैं, ये जो हमारे लव हेट की फीलिंग है, ये हमारी जो एजिटेशन है, ये जो हमारा गुस्सा है, ये जो हमारी एडिक्शन है, ये जो हमारा अल्कोहलिज्म है, ये सब कुछ जो है, ड्रग्स है, ज़िंदगी की तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर हमको डोपामिन का रोल मिलता है। इसलिए डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन का दौर है। डोपामिन हमेशा से रिलीज़ होती रही है बॉडी में, हमेशा से रिफ्लेक्सेस की फॉर्म में आती रही है, मगर इसके तमाम मामलात होते हैं किसी न किसी लेवल के। फॉर एग्जांपल फूड के हवाले से अगर आप देखें तो जब आप एक चॉकलेट खाते हैं तो डोपामिन रिलीज़ हो जाती है, और वो रिलीज़ होकर आपके बैक वक्त दोनों रिसेप्टर्स पे काम करती है, यानी पेन पर भी और प्लेजर पर भी। और एक वक्त में यानी प्लेजर का अगर आपको रिस्पांस देती है चॉकलेट की शक्ल में, तो दूसरी तरफ एक पेन का भी रिस्पांस देती है, तो एक इम्बैलेंस थोड़ा सा डेवलप करती है। आप उस पेन को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी सी चॉकलेट और खा लेते हैं, फिर थोड़ी सी चॉकलेट और खा लेते हैं, तो वो जो प्लेजर का रिस्पॉन्स है वो बढ़ता चला जाता है, और वो बैलेंस की तरफ होता चला जाता है, और यूँ एक एडिक्शन डेवलप होती चली जाती है। फूड के हवाले से अगर आप चले, या सोशल इंटरेक्शन के हवाले से चले, या फिर जैसे ये आजकल फेसबुक का है कि आप बैठे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, खामखा बैठे हुए फेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, देखते जा रहे हैं, कोई रीज़न नहीं है, मगर एक आदत सी है। या बैठे हुए टिकटॉक देखते चले जा रहे हैं, हर एक फिल्म के बाद दूसरी आ रही है। क्यों? क्योंकि डोपामिन रिलीज़ हो रहा है। डोपामिन रिलीज़ होता चला जाता है और आपको उस हैबिट में डालता चला जाता है। तो डोपामिन बेसिकली क्या करता है, आपके जो रिवॉर्ड मैकेनिज़्म है बॉडी ब्रेन के अंदर, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक तो होता है रिवॉर्ड मिलना किसी काम से, और एक होता है रिवार्ड की एंटिसिपेशन मिलना। तो ये रिवार्ड की एंटिसिपेशन को बढ़ा देता है, ये इम्कानात को बढ़ा देता है, रिवॉर्ड नहीं देता। फॉर एग्जांपल ये किताब मैंने लिखी है, ये मेरा रिवॉर्ड है कि मैंने इस पर 2 साल काम किया और एक मटेरियल की शक्ल में आपको दे दिया। लेकिन अगर मैं सिर्फ फेसबुक पे बैठा रहता, या टिकटॉक पे बैठा रहता, या मुस्तकिल टीवी के चैनल्स बदलता रहता, या सिगरेट स्मोकिंग करता रहता, या कोकेन लेता रहता, या पॉर्न वीडियोस देखता रहता, या फिर कोई भी ऐसा काम स्मोकिंग करता रहता, ड्रग्स लेता रहता,
और तो और इसके बहुत सारे और भी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने मुझसे पूछा बेटी ने कि इसका और कहाँ पर, रिलीजन इटसेल्फ, लाइक कि जब आप रिलीजन में जब जाते हैं, मैंने उससे कहा तो होता है ऐसा कि आप अपने आप को खुदा के हवाले कर देते हैं, आप सिक्योर हो जाते हैं, आप दुनिया के मसाइल से निकल जाते हैं, आप स्ट्रेस से निकल जाते हैं, तो आप उसकी तादाद बढ़ाते चले जाते हैं। कभी कभी आप सारा सारा दिन सारी सारी रात नमाज के अंदर सिजदे में रहते हैं, क्योंकि आप सारी दुनिया से कट के बैठे हुए हैं। तो हर एक के बाद आपको एक रिवॉर्ड का एक मिलता है कि वो मुझे सवाब मिल रहा है, ओह मुझे सवाब मिल रहा है। तो वो चीज़ जो है वो आपके असल में डोपामीन को रिलीज़ करती रहती है और आपको एक मुस्तकिल एक स्ट्रक्चर में रखती है। ये सब कुछ डोपामीन की वजह से ही होता है। ये डोपामीन जो है ये एक पूरा का पूरा न्यूरोट्रांसमीटर मैकेनिज्म है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर मैसेज कन्वे करता है और फिर वहाँ से सोमैटिक यानी बॉडी को मैसेज कन्वे करता है और यूँ ये सिलसिला चलता रहता है। तो डोपामीन का ताल्लुक अटेंशन से है, बिहेवियर से है, मूड से है, मेमोरी से है, मूवमेंट से है, लर्निंग से है, कॉग्निशन से है, प्लेजर से है, और ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स इस तरीके से चलता चला जाता है और ये डायनेमिक्स इस तरह आपको जो है ग्रैब करके रखती है। तो यहाँ पर ये जो राइटर है हमारे ट्रेवो मैरिस, इन्होंने कहा है कि ये जो पूरा जो दौर है ना, ये डोपामिन ओवर स्टिमुलेशन का है और इससे बचने के लिए ज़रूरी है। अच्छा, डोपामिन कभी कभी बीमारियों में ज़्यादा और कम भी हो जाता है, ये भी बताता चलूँ क्योंकि मेडिसिन का बैकग्राउंड है मेरा, कि जब कभी भी डोपामिन कम हो जाता है किसी का नेचुरली, तो उसको मूड स्विंग्स आते हैं, उसको मेमोरी लॉस हो जाती है, उसको स्लीप का प्रॉब्लम आता है, उसको कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आता है, वो फोकस नहीं कर पाता है, उसकी सेक्चुअल ड्राइव कम हो जाती है। या फिर अगर डोपामिन ज़्यादा सीक्रेट हो रहा हो तो आदमी अपने आप को एनर्जाइज समझता है, बड़ा ही मैनिएक हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और इट्स काइंड ऑफ लाइक स्लीप, उसमें भी ट्रबल आती है लेकिन बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है और कभी कभी अप एंड डाउन दोनों हो जाते हैं, तो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाता है, साइकोपैथ हो जाता है। और अगर आप वैसे देखें न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ के अंदर, तो ये जो बीमारियां नहीं है, पार्किंसनिज्म या फिर रेस्टलेस लेग सिंड्रोम या ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये सब के सब असल में डोपामिन की कमी की वजह से होती है। इसी वजह से हम ऐसी बीमारियों में डोपामिन एगोनिस्ट लाइक मेडिकेशन देते हैं। और डोपामिन अगर किसी में साइकोलॉजिकली देखें तो उसको मैनिया और ओबेसिटी और ये सब चीज़ें भी बॉडी के हवाले से ओबेसिटी वगैरह डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारी मेडिकेशंस आती हैं जो डोपामिन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट कहलाती हैं, जिसके ज़रिए से फिर हम इसका इलाज करते हैं। अच्छा, बहुत सारे फूड्स भी होती हैं जिसमें डोपामिन होती है। बहुत से लोग जो हैं जैसे चिकन वगैरह है, ये कहते हैं वेजिटेबल है, ग्रीन टी है, टोमेटो है, बीट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, इनमें सब में किसी न किसी हद तक डोपामिन मौजूद होता है और ये भी बॉडी को नेचुरली डोपामिन मिलता है। अच्छा, अब ये इस किताब में जो अहम बात है वो ये कि इस किस्म की जो आदतें हैं जिसके अंदर आपको एंटिसिपेशन तो मिलती है, इम्कानात तो मिलते हैं इस बात के साहब रिवॉर्ड मिल रहा है हमको और बड़ी खुशी हो रही है और प्लेजर सेंस आ रहा है, एक के बाद एक और आप पूरा वक्त उसमें ज़ाया कर देते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ देते हैं, अपने अहम काम छोड़ देते हैं और पूरा दिन ज़ाया करते रहते हैं, तो वो उससे बचा कैसे जाए। तो ये उसका बताती है कि डिटॉक्स कैसे हो। असल बात ये है, डिटॉक्स करने के इन्होंने 3 तरीके बताए। इन्होंने बताया कि एक 48 आवर डिटॉक्स मैकेनिज्म होता है, एक 24 आवर होता है और एक पार्शल डिटॉक्स फोकस होता है। 48 आवर्स के अंदर कहते हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं बड़ी स्टेप बाय स्टेप है जिसमें उन्होंने बताया। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना। इट्स ए मोर लाइक ए पर्सनल इंप्रूवमेंट वाली किताब है ये। इसमें बताते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया जो प्रॉब्लम बन रहा है या आपको मुस्तकिल आप टीवी देख रहे हैं और चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ ड्रामे देख रहे हैं या मॉर्निंग शोज़ देख रहे हैं बिना किसी रीज़न के सारा दिन बैठ के, या फिर आप इंटरनेट के ऊपर बैठे हुए बस मुस्तकिल एक चल रहा है आपका सिलसिला कि आप वहाँ बैठे हुए इमेजेस निकाल के देख रहे हैं। बाद लोगों को पॉन्स देखने का शौक होता है, वो ऐसी नेकेड मूवीज़ देख रहे होते हैं बैठे हुए, या फिर बस एक शौक होता है उनका इस किस्म के काम का जिसके अंदर सिर्फ टोटल टाइम वेस्ट हो रहा होता है। ये बैठे वीडियो गेम खेल रहे हैं बच्चे सुबह से लेकर शाम तक। तो ये सब डोपामिन टॉक्सिसिटी की अलामत है, ये एडिक्शन है, ये स्मोकिंग की तरह की है। इसके अंदर आदमी शॉर्ट साइटेड हो जाता है, सिगरेट पिया ख़त्म किया, दूसरी पी ली, हत्ता कि कैंसर हो जाए। या लीवर, एक दिन पहले ड्रिंक लिया, फिर 3 दिन लिया और फिर हर हफ्ते फिर रोज़ाना ड्रिंक करना शुरू कर दिया, फिर 10 साल के बाद लीवर का कैंसर हो गया, मुबारक हो। या लीवर का सिरोसिस तो हो ही गया कम अज़ कम, या पेट फूल गया, सब एसाइटिस डेवलप हो गया। तो ये सब चीज़ें असल में इसका जो बुनियादी प्रॉब्लम है वो ये डोपामिन ही है, जो कि एक कंटिन्यूसली उस प्लेजर और पेन साइकिल में ले जाकर आपको एडिक्ट कर देता है और आपसे असल काम से आपको दूर कर देता है। तो ज़रूरी है, वो कहते हैं कि पहले तो आप मालूम कर लें कि वो कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए प्रॉब्लम बन रही है, यानी पहले आप लिस्ट बना लीजिए व्हाट शुड यू डू और व्हाट शुड यू जस्ट अवॉइड इट। दूसरी बात ये
कि और जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया का मसला है तो उसके आप नोटिफिकेशन बंद करें, व्हाट्सएप का मसला है उसको आप ऑफ करें, जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उसको आप ख़त्म करें और एक टाइम टेबल के साथ चलें कि भाई ठीक है मैं हर तीसरे दिन देख लिया करूँगा फेसबुक, या हर 5वें दिन देख लिया करूँगा मैं व्हाट्सअप, या फिर एक हर अपनी हैबिट को आप ऑर्गेनाइज़ करें कि भाई इसको मैं अपने अहम कामों पर ओवरकम नहीं करने दूँगा। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि आप यानी अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा राउट इस्तेमाल करते हैं, 48 आवर, 28 आवर, 24 आवर, और या फिर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ को आपको कम करना है तो उसी को ही फोकस करते हैं। उसके बाद आप उसको रिप्लेस ज़रूर करें, रिप्लेस करें उन एक्टिविटीज़ से जो ज़्यादा पॉजिटिव है, जो डोपामिन खुद भी रिलीज़ करती हैं मगर वो पॉजिटिव है। फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग है, उस बुक रीडिंग से रिप्लेस कीजिए, या फिर एक्सरसाइज है, या फिर योगा है, या फिर मेडिटेशन है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रिप्लेस करती हैं, वहाँ पर भी हल्का फुल्का डोपामिन ज़रूर रिलीज़ होता है और उसके अंदर भी एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, लेकिन वो जो एक एम्प्टीनेस की फीलिंग आती है वक्त ज़ाया करने की वजह से, वो नहीं आएगी, या वो जो आपके सारे काम पीछे रह जाएंगे वो नहीं होंगे और आप उस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। तो ये खुसूसन यंग जनरेशन का मसला है आजकल। हर आदमी के हाथ में सेल फ़ोन है, हर बच्चे के हाथ में सेल फ़ोन है, वो अपना होमवर्क नहीं कर रहे हैं, अपनी चीज़ें काम कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, अपने अच्छे रिजल्ट्स लेके नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह यही है, डोपामिन टॉक्सिसिटी। तो ये कहते हैं कि दूसरी तरफ फिर आप ये काम शुरू करें, एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ करें और उसको से रिप्लेस करते चले जाएं। इस तरह से अब बाद में भी डॉक्यूमेंट करें कि कौन कौन सी चीज़ें थी और किस किस चीज़ों को आपने जब कम किया तो क्या विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे थे, क्या रेस्टलेसनेस डेवलप हो रही थी, क्या बार बार आप चौंक चौंक के दोबारा जा रहे थे करने के लिए लेकिन रोक रहे थे अपने आप को, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि असल में कल्प्रिट क्या था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बहरहाल ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो हमारे इस राइटर ने बताया है, जिनका नाम ट्रेबो मैरियो है। ये बहुत ही प्रोलिफिक ऑथर हैं और इसी किस्म की तमाम इनकी राइटिंग्स होती हैं। ये बड़ी साइकेट्रिस्ट हैं। इनकी जो एक किताब थी मास्टर योर इमोशन, उसकी 400,000 कॉपियाँ बिकी थी और 30 लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट हुई थी, जो उनकी बेस्ट सेलर बुक थी। वैसे इनकी 20 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं। तो अगर आपका दिल चाहे कि डोपामिन डिटॉक्स पढ़े, एक और भी किताब मैंने देखी थी डोपामिन नेशन के नाम से, वो भी देख लीजिएगा। वो वेस्टर्न नेशन और हमारी नेशन भी आजकल डोपामिन नेशन ही बन गई है, सुबह शाम बस इसी काम में लगी हुई है, तो वो भी देख लीजिएगा। इस किताब को बच्चों को ज़रूर रेकमेंड कीजिएगा, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन को, क्योंकि उनको फोकस करने की, प्रोडक्टिविटी की और एक तरह के ज़िंदगी के अंदर प्रायोरिटीज़ की सख्त ज़रूरत है इस वक्त, कि वो समझ सकें कि असल में रिवॉर्ड हासिल करना किसे कहते हैं, जो सॉलिड जो काम है उसे किसे, वो क्या है, और महज एक फेसबुक इंटेलेक्चुअल बने हुए रोज़ाना एक स्टेटमेंट डाल रहे हैं और मज़े ले रहे हैं उससे, दिस इज़ ये कोई वर्थ का काम नहीं है। एनीवे, अब मैं एक ब्रेक लेता हूँ और फिर आता हूँ और उसके बाद हम अपनी दूसरी किताब पर यानी बियॉन्ड गुड एंड इविल बात करते हैं कि किस तरह से फ्रेडरिक नीत्शे ने बिल्कुल ही पील ऑफ कर दिया पूरी फ़िलॉसफी को 2000 साल की, और किस तरह से मज़हब की भी उन तमाम वैल्यूज़ को डिस्कस किया कि वो वैल्यूज़ जो वैल्यूज़ नहीं है। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, यूँ साथ रहिएगा। अदब, तारीख और फलसफे के तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी, इंतजार की जहमत खत्म हो। डॉक्टर बुलंद इकबाल की एक अहम अदबी काविश, प्लेटो से पोस्ट मॉडर्निज्म तक मगरबी अदब, उन बाशऊर तालिब इल्मों के लिए जो जानते हैं कि अदब, फलसफे और समाज के मुताले के बगैर मगरबी समाज को समझना नामुमकिन है। अपनी कॉपी आज ही बुक कराएं। सांझ पब्लिशर लाहौर। फोन अमजद मिनहाज 03334051 या मेटरलिंक लखनऊ इंडिया, meterlinkbooks.com। मेराज नसीम वर्चुअल हॉस्पिटल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन, पाकिस्तान का पहला अस्पताल जहां सेहत की तमाम तर बीमारियों के इलाज का मशवरा बिना किसी मुआवजे या डोनेशन के किया जाता है। इस फलाही इदारे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये खुद आपके घर पहुंचकर आपकी मदद कर रहा है। ये कंप्यूटर स्क्रीन की महज एक क्लिक से आपको दुनिया के उन आला तरीन डॉक्टर्स की टीम से मिला देता है जो इंसानियत की खिदमत को ही अपना ईमान समझते हैं। अगर आप डॉक्टर से मुतमईन नहीं, अगर आपका मरीज अस्पताल में एडमिट है, अगर आपके मरीज की सर्जरी होने वाली है या आपका कोई प्यारा जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, तो आप मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल के एक्सपर्ट स्टाफ की टीम से फ्री राय ले सकते हैं। यही नहीं, मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन पर मौजूद हेल्थ लिंक्स
और मुस्तकिल चलने एजुकेशनल एजुकेशनल वीडियोस आपको सेहत के मुतालिक नित नई होने वाली रिसर्च से भी अपडेट करते रहते हैं। खिदमत के एक नए जज्बे के साथ सारी इंसानियत के लिए। मेराज नसीम वर्चुअल अस्पताल एंड हिमायत अली शायर फाउंडेशन। माहनामा दुनियाए अदब, उर्दू अदब का मोतबर तरीन मशहूर मारूफ रिसाला, 3 दहाइयों से मुस्तकिल अदब की खिदमत में मसरूफ, 325 से ज्यादा दिलावेज, दिलनशीन, दीदाज़ेब और दिल फरेब शुमारे, नुमाइंदा अदबी शख्सियात, तकरीकात, तबसरे, तज्जिए और अदबी दुनिया की महफिलों और मजलिसों से सजा हुआ नई और पुरानी नस्ल का बैकपैक पसंदीदा अदबी रिसाला, क्योंकि जो कुछ अदब में है दुनियाए अदब में है। अपना शुमारा आज ही बुक कराएं। मुदीर आला डॉक्टर औजे कमा। फोन नंबर 0300-279-7271। माहनामा दुनियाए अदब। वेलकम बैक दोस्तों। अब बात कर लेते हैं बियॉन्ड गुड एंड इविल पर। फ्रेडरिक नीत्शे की किताब है, 1886 में आई थी। ये किताब जो है ये एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू दे देती है नीत्शे की ओवरऑल फ़िलासफ़ी के हवाले से भी, और हमें अंदाज़ा हो जाता है कि असल में उनका जो मौजू है वो बेसिकली एथिक्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ख़ुसूसन सच्चाई जिसको हम ट्रुथ कहते हैं, सेल्फ़ यानी जो हमारी एक सेल्फ़ या अना या सोल का कॉन्सेप्ट है, या मोरालिटी है। तो ये है असल मौज़ूआत जिसको उन्होंने डिस्कस किया है इसके अंदर, और उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो कुछ भी फ़िलासफ़ी में डेवलप होता रहा अब तक वो सब के सब प्रिज्यूम करके हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं बातें ऐसी हैं जो बायस्ड हैं। तो उन्होंने उसको एक के बाद एक, फॉर एग्जांपल पहली बात उन्होंने कही कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू फिलॉसफी विदाउट मेकिंग एजम्पशन। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप एज्यूम ना करें, मतलब जब तक आप किसी मफरूज़े को जहन में नहीं रखेंगे उस वक्त तक आप फ़िलासफ़ी की बुनियाद नहीं रख सकते। तो पहला नुक्ता जो उन्होंने उठाया वो रेने डेकार्ट का, कि रेने डेकार्ट ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम, यानी कोजिटो अर्गो सम। तो उस नुक्ते से उन्होंने बात शुरू करी और कहा कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस फर्स्ट प्रिंसिपल, जिसको मगरबी फ़िलासफ़र्स 15वीं सदी से लेते हैं कि साहब आई थिंक देयरफॉर आई एम इज़ द अनबायस्ड ट्रुथ। उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, मगर एक बात ख़ास तौर पे याद रखें कि जो फ़िलासफ़र्स क्लेम करते हैं, मगरबी फ़िलासफ़र्स भी, कि साहब जो भी चीज़ आई है वो अनबायस्ड थी और जो भी चीज़ आई थी वो इंडिस्प्यूटेबल थी और उसके अंदर वो बिल्कुल नागुज़ेज़ थी और उसके अंदर कोई भी चांस नहीं था। असल में ये ऐसा नहीं था। असल में उसमें किसी हद तक ये जो कुछ भी इसके ऊपर जो रेशनैलिटी बढ़ती गई, जो कुछ भी डिस्कशन हुआ, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक प्रेजुडिस, एक तासुब मिल जाएगा और कहीं ना कहीं आपको एक बायस मिल जाएगा। कहीं पर आपको लगेगा कि साहब असल में किसी और की इमारत थी, उसके ऊपर बिल्डिंग कायम की गई है। तो किस तरह से हुई है वो उन्होंने समझाया है और ख़ास तौर पर मजहबी जो वैल्यूज़ हैं उनको भी उन्होंने एनालाइज़ किया है। अब ये बताते हैं आगे जाके कि चलें सब पहले सब चलते हैं हम उसी के पास ही अपने रेने डेकार्ट पे। वो कहते हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। कहते हैं ये जुमला देखिए आप, इस जुमले के अंदर ही आपको बहुत सारे ऐसे शवाहिद मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी अनजस्टिफाइड एग्जेप्शंस मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप सवाल उठा लेंगे। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये कैसे कह सकते हैं कि आई थिंक, कि ये जो आई है ये क्या है, ये थिंक कर रहा है। आई थिंक मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, मैं सोचता हूँ, इस बात का क्या सबूत है? हो सकता है कि मैं असल में सोच से पैदा हुआ है, असल में थिंकिंग है जिसने आई को पैदा किया है। आई नहीं थिंक कर रहा है बल्कि थिंकिंग ने आई को पैदा किया। या वो कहते हैं कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। हाउ डू यू डिफाइन इट, कि तुम वाक़तन थिंकिंग या सोच रहे थे। हो सकता है कि तुम सोच ही नहीं रहे थे, हो सकता है कि तुम कुछ और कर रहे थे, हो सकता है कि तुम महसूस कर रहे थे, हो सकता है कि कोई और परसेप्शन की फीलिंग थी, हो सकता है कि तुम हेलुसिनेट कर रहे थे। तो इस बात का मामला कैसे तय होगा कि यू आर एक्चुअली थिंकिंग, यू नो। तो आई थिंक देयरफॉर आई एम के अंदर ही आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिसके ऊपर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। इसके अंदर भी अनजस्टिफाइड प्रेजुडिस मौजूद है। प्रेजुडिस का लफ्ज़ हम ज़रा ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मगर असल में उनका कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आप कोई फर्स्ट प्रिंसिपल बनाएंगे या जब कभी भी कोई आदमी सर्टेन ट्रुथ की बात कहेगा, कोई भी आदमी कहेगा कि ये बिल्कुल ट्रुथ है, ये सच है, ये
ये मैं सच बयान कर रहा हूँ, तो आप भवें उठा लें, आप अपनी भवें उठा लें, क्योंकि वो अनजस्टिफाइड प्रिजुडिस है, वो बायास है, वो एब्सोल्युटली ट्रुथ हो ही नहीं सकता, इसलिए कि ये जुमला ही गलत है कि ये एब्सोल्युटली ट्रुथ है। एब्सोल्युटली ट्रुथ कुछ नहीं हुआ करता। आगे कहते हैं द यूनिफाइड सेल्फ इज एन इल्यूजन, देयर इज ओनली विल टू पावर। अब यहाँ ये विल टू पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये कहते हैं कि ज़रा सा आप आ जाइए सेल्फ के कॉन्सेप्ट के ऊपर। कह रहे हैं सेल्फ का कॉन्सेप्ट क्या है? ये सेल्फ का कॉन्सेप्ट सरासर मजहबी कॉन्सेप्ट से आया, यानी ये बहुत ही कंफ्यूजिंग किस्म का एक सेल्फ का कॉन्सेप्ट है जो दिया गया, जो फ्रॉम हज़ारों सालों से आ रहा है। और ये सेल्फ क्या है? ये एक रूह का कॉन्सेप्ट है। वो रूह और जो सेल्फ क्या है? वो कॉन्सेप्ट कहते हैं कि सिंगल अनडिवाइडेड entity that continue to exist across the time। ये डेफिनेशन है साहब, कि एक ऐसी एंटिटी है जो हमेशा रहेगी, हमेशा पैदा हुई है, कभी ख़त्म नहीं होगी। जिस्म ख़त्म हो जाएगा, वो एंटिटी हमेशा रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है जो मज़हब का दिया हुआ सोल का कॉन्सेप्ट है। ये बड़ा ही कहते हैं वो हजू पौच किस्म का, बहुत ही कन्फ्यूजिंग किस्म का कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि असल में ये यूनिफाइड थिंग हो ही नहीं सकती। इंसान कैसे हो सकती है? इंसान तो डाइवर्सिटी का, इंसान तो एक कॉन्ट्रडिक्शन का पूरा मजमुआ है। इंसान के अंदर तो बहुत सारे ड्राइव्स हैं, बहुत सारे डिज़ायर्स हैं, बहुत सारे पैशंस हैं। वो तो एक पूरा मजमुआ है, कलेक्शन है। वो एक यूनिफाइड सी चीज़ नहीं है, वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल पैशन की चीज़ नहीं है। उसके अंदर एक पूरा कलेक्शन है। असल में ये सारा जो कलेक्शन है, ये जो पैशन, ये ड्राइव है, ये हमारे अंदर एक विल पैदा करता है, विल टू पावर, यानी विल टू डोमिनेट, विल टू कंकर। ये है असल मकसद। वो कह रहा है कि असल में वो एनिमल ड्राइव है जो है बेसिकली बिहाइंड द पिक्चर। ऊपर से कह रहे हैं कि ये जो आपकी जो डिवाइन और ये सारे जो मज़हब है ना, उसने उसके ऊपर एक तरह का एक पेंट कर दिया है आपको मुक़द्दस बनाने का, कि इंसान बड़ा एक मुक़द्दस जानवर, इंसान बड़ा पायोस जानवर है, इंसान बड़ा होली किस्म का एनिमल है। ऐसा कुछ नहीं है। असल में तो वो एनिमल ड्राइव थी, वो जो एनिमसिटी थी, वो है जो बेसिकली विल टू पावर को शो करती है। यानी वो डार्विनियन निज़ाम की तरफ इशारा कर रहे हैं, सिस्टम की तरफ या कॉन्सेप्ट की तरफ। वो कह रहे हैं कि ये वही ड्राइव थी कि पूरी ज़मीन पर तमाम एनिमल्स को कंट्रोल किया जाए और उसके बाद पायोस बन के बैठ जाया जाए कि साहब ये वो क्रिएचर है जो बड़ी सेल्फलेस थी, बड़ी नेचर के लिहाज से। लेकिन जब प्रॉब्लम आती है, आप देख सकते हैं कि वो सेल्फलेस नेचर किस तरह से सेल्फिश बनकर सामने आती है और किस तरह से वो दुनिया की सारी जंगों का आप मुताला कर लीजिए, सारी तारीख उठाकर देख लीजिए, आपको हर जगह उसके अंदर वही एनिमल ड्राइव मिलेगी जो कि किसी एनिमल में होती है। तो यहाँ पर उन्होंने इस बात को चैलेंज किया। फिर आगे कहते हैं देयर आर नो इटर्नल ट्रुथ दैट ट्रांसेंड इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव। अब ये जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव यानी हमारे नुक्ता नज़र से आगे की नहीं है। हर चीज़ इंसानी नुक्ता नज़र से पैदा होती है। कोई भी इटर्नल ट्रुथ नहीं है जो कहीं से ट्रांसेंड होकर आया है, हरगिज़ नहीं। वो सब कुछ जो है वो आपके नुक्ता नज़र से ही पैदा हुआ है। वो कहते हैं कि कोई भी जो डॉगमा है, वो जो हर तरह से जो एक फैल गया है और एक एंट्रिश यानी जुड़ा हुआ है, परवेसिव है, हर तरफ फैल गया है। कहते हैं आप उसको ज़रा गौर करिए कि ये जो पूरा डॉगमा है, उससे कभी भी मगरबी फिलासफर भी नहीं निकल पाए। स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेटो। अब ये प्लेटो पे जाते हैं। कहते हैं प्लेटो की फॉर्म एंड आइडिया की थ्योरी देखिए। आइडिया यानी दो वर्ल्ड में डिवाइड किया था, आपको याद होगा प्लेटो ने, हम भी बात कर लेते हैं। एक थी वो जो एक रेल्म थी जो फिजिकल थी और एक थी मेटाफिजिकल। वो कहा था साहब वो आइडिया जो वो मेटाफिजिकल है और जो फिजिकल है वो फॉर्म है। फॉर्म हम हैं जो या चीज़ें हैं जो चेंज होती रहती हैं, और जो मेटाफिजिकल आइडिया है वो चेंज नहीं होता। और वो क्या है साहब, जैसे जस्टिस है, जैसे ब्यूटी है, जैसे लव है, जो आइडियाज़ हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो वो कहते हैं वो चेंज नहीं होने वाला आइडिया जो है वो है, और जो चेंज होने वाला आइडिया जो वो फिजिकल वर्ल्ड का आइडिया। उन्होंने कहा कि जो प्लेटो का जो आइडिया है उसको बहुत आसानी से क्रिश्चियनिटी ने ग्रैब कर लिया और ग्रैब करके उसको पूरा क्रिश्चियनाइज कर दिया और रूह का कॉन्सेप्ट उसके अंदर मिला दिया। अब उस तरह से उन्होंने इस बात को वो लेके चले, कहने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत था, कॉन्सेप्ट ही गलत था। वो कहते हैं कि साहब असल में बात सारी दूसरी थी। बात ये थी कि असल में जो फॉर्म था वो हकीकत थी, असल में जो फिजिकल था वो हकीकत थी। वो बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही टमेटियस और बहुत ही चैलेंजिंग वे के अंदर आके कहते हैं कि ये जो ब्यूटी का और ये जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है ये असल में कल्चर से अटैच्ड है। ये इंसान की जो सदियों की जो तरबियत हुई है मुख्तलिफ कल्चर के अंदर और बड़ी तादाद में, एक आदमी की नहीं बड़ी तादाद में। यानी उन्होंने ख़ास तौर पर एक जुमला लिखा है कि it is not possible to adopt an objective point of view that is something independent of human experience। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन एक्सपीरियंस में शामिल नहीं है उसको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बना ही नहीं सकते, ले भी नहीं सकते उसको। हर चीज़ सब्जेक्टिव है।
तो कहने का मतलब उनका यह है कि ये उनकी फ़िलासफ़ी भी थी हमारे नीत्शे की, फ़िलासफ़ी ऑफ पर्सपेक्टिज़म। बहुत ही सिंपल बात कि हर चीज़ जो है वो आपके नुक्ता नज़र पर डिपेंड करती है, वो जो है कलेक्टिव नुक्ता नज़र पर डिपेंड करती है, वो जो है कलेक्टिव नुक्ता नज़र है जो, तो फिर सवाल ही पैदा होता है कि फिर ये चीज़ें है क्या चीज़, ये ब्यूटी, ये जस्टिस, ये सब जेनरसिटी, ये सब क्या है? तो वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लैंग्वेज के हिस्से हैं, ये सिर्फ ज़बान के हिस्से हैं, ये कल्चर के हिस्से हैं, ये असल में इंसान के एक्सपीरियंस के हिस्से हैं जो शक्ल में प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे जाकर वो क्रिश्चियन मोरालिटी को बाज़ाब्ता चैलेंज करते हैं। वो कहते हैं क्रिश्चियन मोरालिटी क्या है, अखलाकियात क्या है। क्रिश्चियन मोरालिटी में आप कहते हैं साहब जेनरसिटी होनी चाहिए, काइंडनेस, मोडेसिटी और पिटी और एम्पैथी, यानी उर्दू में कर लीजिए सखाफ़त होनी चाहिए, मेहरबानी, काइंडनेस, शाइस्तगी होनी चाहिए जिसको आप मोडेस्टी कहते हैं, पिटीनेस होनी चाहिए जिसको आप दर्दमंदी और हमदर्दी वगैरह कहते हैं, ये सब चीज़ होनी चाहिए। वो आ गए इमैनुअल कांट पर आ गए। आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्रिटिक ऑफ प्योर रीज़न। उन्होंने कहा कि हमारे जो इमैनुअल कांट साहब जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिक जो रीज़न को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया और कहा कि साहब वो एम्पिरिसिस्ट फ़िलासफ़ी से तो नहीं, अलबत्ता हम उसको रेशनल फ़िलासफ़ी से उसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, हम मोरल वैल्यूज़ को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं और हम प्योर फॉर्म तक पहुँच सकते हैं। कौन? इमैनुअल कांट। तो उन्होंने इमैनुअल कांट को क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करें कि बाद में आप उसको क्रिटिसाइज़ कीजिएगा, पहले तो आप ये देखिए कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये वाक़तन वैल्यूज़ हैं भी कि नहीं है, जिनको आप अच्छी वैल्यू कह रहे हैं, जेनरसिटी, काइंडनेस, मोडेस्टी, पिटी, एम्पैथी, क्या ये वाकई अच्छी वैल्यूज़ हैं? यहाँ पे नीत्शे कहते हैं देखें ऐसा नहीं है, ये वैल्यूज़ जो हैं ये असल में ये वैल्यूज़ अडॉप्ट की गई हैं, ये स्लेव मोरालिटीज़ हैं। अब उसके बाद ये दूसरे लेवल पर चले गए हैं। यहाँ पर आकर उन्होंने कहा है कि असल में क्रिश्चियनिटी ने इन वैल्यूज़ को अडॉप्ट किया और उसको वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट किया आफ्टर 15th सेंचुरी। और इवन आफ्टर लाइक क्रिश्चियनिटी, जब क्रिश्चियनिटी प्रोपोगेट होनी शुरू हुई तो उन्होंने उससे पहले की इन तमाम वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करके एक हर्ड मोरालिटी बना ली और इस मोरालिटी को यूटिलाइज़ किया। ये उसके बैकग्राउंड में गए। इन्होंने कहा कि अगर हम मॉडर्न यूरोपियन मोरालिटी को देखें और उसके ओरिजिन को देखें तो किस तरह से वो स्लेव मोरालिटी से मिलती है। वो कहते हैं कि जब हम एंशिएंट दौर में जाते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में दो तरह की मोरालिटी होती थी, एक गुड मोरालिटी, एक बैड मोरालिटी। ये गुड और इविल मोरालिटी नहीं थी, असल में गुड और बैड मोरालिटी थी। अगर आप एंशिएंट दौर में जाएँ, यानी आप 2500 साल पीछे चले जाएँ, तो उस ज़माने में एक दौर था स्लेवरी का और एक दौर था एक एरिस्टोक्रेट क्लास का। एरिस्टोक्रेट क्लास की मोरल वैल्यूज़ और मुख्तलिफ थी। वो एक शुजाअत है, बहादुरी है, या एक खूबसूरती है, या फिर इंटेलिजेंस है, वो उनकी गुड मोरालिटीज़ थी। और जो बैड मोरालिटीज़ क्या थी? एक आदमी है जो बदसूरत है, या फिर एक आदमी है जो स्लेव है, या फिर वो आदमी जो कमज़ोर है, गरीब है, या फिर वो आदमी जो 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 इंटेलिजेंट नहीं है, जो स्मार्ट नहीं है, जो बिल्कुल डम है। तो ये कहते हैं कि वो उनके यहाँ बैड मोरालिटी थी, ये उनके यहाँ गुड मोरालिटी थी। इस तरह से उन्होंने सोसाइटी को डिवाइड किया हुआ था। अब हुआ क्या कि जब एक माशरा जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ तो जो स्लेवरी के वाले जो लोग थे उनके अंदर चूँकि एक रिएक्शन डेवलप हुआ, उनके अंदर जेलसी आई, उनके अंदर एक फियर आया, खौफ था, उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी, उनके अंदर एक रिसेंटमेंट थी। इन चीज़ों की वजह से उन्होंने उस मोरालिटी को जो उनकी जो गुड मोरालिटी थी, जो दूसरी क्लास की थी, उसको उन्होंने इविल मोरालिटी कहा। उन्होंने कहा कि साहब हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें काइंडनेस डेवलप करनी है, हमें एक जिसे कहते हैं मोडेस्टी डेवलप करनी है, हमारे अंदर पिटीनेस होनी चाहिए, हमें एम्पैथी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक फेलियर मोरालिटी थी, क्योंकि ये उसके अंदर उनका सर्वाइवल मुमकिन था। तो वो एक स्लेव मोरालिटी थी, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया और कहा कि ये चूँकि उनमें नहीं है, जो मास्टर्स में नहीं है, तो ये असल में ये इविल मोरालिटी है, उनकी वो इविल है क्योंकि उनके अंदर ये मोरालिटी नहीं है। इस तरह से इसका एक रेसिप्रोकल डेफिनेशन डेवलप हुई कि साहब बैड मोरालिटी इज़ द ये मोरालिटी जो है ये अच्छी मोरालिटी है और वो जो है वो इविल मोरालिटी है। असल में डिवाइड इस तरह हुआ था कि वो गुड मोरालिटी थी और बैड मोरालिटी थी। तो उस एक रिएक्शन से उन्होंने उस मोरालिटी को उसको डेवलप किया और उस मोरालिटी को क्रिश्चियनिटी ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि इस तरह से वो एक भरपूर अपनी जो एक आइडियोलॉजी थी कि खुदा के नीचे तुम्हें रहना है, क्रिश्चियनिटी का है, इस्लाम का है, उसके अंदर आपको रखना है, एक आपस में एक तरह का कोहेसिव्नेस डेवलप करना है, तो ये मोरालिटी ज़्यादा सूट कर देती है कि साहब जेनरसिटी होनी चाहिए, काइंडनेस होनी चाहिए, मोडेस्टी होनी चाहिए, पिटी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि अगर आप देखें
तो दो मुख्तलिफ मायने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम भी ये बात कर सकते हैं, एक आदमी एक लीडर है जो मॉडेस्ट है, वो हाथ जोड़कर बात करता है, कहता है यार देखो तुम्हारे कौम का मसला ये है कि तुम्हारी कौम तरक्की नहीं कर सकती, तुम कर्जे के बोझ तले दबे हुए हो, भिखारी बने हुए हो, तुम बेहतर है कहीं से कहीं से पैसों का बंदोबस्त करो। ऐसे आदमी को कौम लीडर नहीं मानेगी, जूते मार के निकालेगी, कुछ कहेगी। लेकिन इसके बदले में कोई आदमी आता है जो मॉडेस्टी के अगेंस्ट बात करता है, कहता है हमारी कौम सबसे आगे और हम सबसे आगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लोग नारे लगाएंगे, उनको एक अच्छा ख्वाब नजर आएंगे और वो कहेंगे यार यही असल लीडर है। असल में तो वो भी यूटिलाइज कर रहा है, हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो, लेकिन हम उसके पीछे इसलिए चले जाएंगे क्योंकि लीडर की शान वही थी। तो मोरल वैल्यू यहाँ चेंज हो गई, लीडर की वो वैल्यू है और आवाम की मॉडेस्टी है वैल्यू। या एक पढ़ा लिखा आदमी है, कोई इंटेलेक्चुअल है, कोई रीडर है, कोई राइटर है, आप जैसा आदमी है, वो मॉडेस्ट होगा कह के साहब। लेकिन एक जो दूसरी तरफ एक और किसी और पेशे का आदमी है, उसके पास मोरल वैल्यू कोई और होगी। तो जंग के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि आप मजहबी जंगें भी हुई हैं, अगर आप जंग में हैं और आप अपने दुश्मन को नहीं मारते हैं और आप कहते हैं नहीं साहब काइंडनेस अच्छी चीज़ है, पिटीनेस अच्छी चीज़ है, एम्पैथी अच्छी चीज़ है, तो वो दुश्मन पीछे जाके आपको वॉर कर देगा, आपको मार देगा, आपकी गर्दन काट देगा। तो मिसाइल चल रहे होते हैं, उस वक्त कोई रहम नहीं चल रहा होता, क्योंकि पिटीनेस नहीं है इस वक्त जंग की मोरल वैल्यू मुख्तलिफ है। तो मोरलिटी मुख्तलिफ होती है, मुख्तलिफ लोगों की, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट की, मुख्तलिफ सोसाइटी की, मुख्तलिफ। तो यहाँ पर यही कहते हैं हमारे नीत्शे साहब, कहते हैं कि क्रिश्चियन मोरालिटी पुट्स कल्चर एंड प्रोग्रेस एट रिस्क बाय हिंडरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एक्सेप्शनल माइंड। वो कहते हैं कि चूंकि सोसाइटी जो है वो इक्वल नहीं है लेकिन खुदा की नज़दीक इक्वल है, कहकर उन्होंने उसको इक्वलाइज करने की कोशिश किया मसनूई तौर पर, और एक मसनूई तौर पर यूनिवर्सल मॉरल कैरेक्टर्स और कोड बनाकर सब पर एक साथ इम्प्लीमेंट कर दिए। उससे ये हुआ कि जो सोसाइटी इक्वल नहीं थी, क्योंकि सोसाइटी में इक्वलिटी नहीं है, सोसाइटी में हर तरह के लोग मौजूद हैं, सोसाइटी में स्मार्ट भी हैं, सोसाइटी में डम और डल भी हैं, सोसाइटी में लेजी भी है, सोसाइटी में क्विक स्मार्ट भी हैं, सोसाइटी में ऐसे भी लोग हैं जो खूबसूरत हसीन है, खूबसूरत, और सोसाइटी में बदसूरत और अपाहज भी हैं। सोसाइटी एक अनइक्वल होती है दुनिया की, उसके अंदर आपने इक्वल कोड्स रखकर, इक्वल वैल्यूज़ रखकर उन लोगों को जो ज़्यादा क्रिएटिव थे, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे, उनके ऊपर आपने बैरियर क्रिएट कर दिया। और उसके नतीजे में क्या हुआ? नीत्शे कहते हैं कि साइंस में, फ़िलासफ़ी में, कल्चर में, हर चीज़ में तरक्की वेस्ट की रुक जाएगी। इसलिए ये सारी की सारी ये गलत वैल्यूज़ डेवलप हो गई हैं। ये पूरा का पूरा उन्होंने एनालाइज कर दिया यहाँ से वहाँ तक। उन्होंने कहा कि नई थ्योरीज़ के लिए, नए इनोवेशन के लिए, नए आइडिया के लिए, नए आर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप इस बात को समझ लें कि इक्वल नहीं होती सोसाइटी, सोसाइटी इनइक्वल होती है। और इस तरह से आप डिस्पैरेज करके और इस तरह से आप डिसअपॉइंट करके या डिस्करेज करके आप सोसाइटी को ख़त्म कर देंगे। और ये हुआ भी हमारी सोसाइटी में, खुसूसन मजहबी सोसाइटी में। आप देखते हैं कि क्रिएटिव आदमी या फ्रीडम वाला आदमी या फ्री विल वाला आदमी या क्रिटिसाइज़ करने वाला आदमी की जगह नहीं बन पाती है और सोसाइटी तरक्की नहीं कर पाती है, क्योंकि जब माइंड ही डेवलप नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। नीत्शे मगर उसके बाद सारी डिसअपॉइंटमेंट की बातें नहीं करता, क्योंकि यहाँ तक पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि अरे साहब, नीत्शे साहब जो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ इज़ बेसिकली इम्पॉसिबल, लीजिए गई भैंस पानी में। दूसरी तरफ ह्यूमन आर बेसिकली मोटिवेटेड बाई देयर एनिमलिस्टिक ड्राइव। ओ भाई, ये तो बिल्कुल आदमी जानवर का जानवर ही रहेगा। या फिर कि 19वीं सेंचुरी में यूरोप जो है वो कल्चरली तौर पर डिक्लाइनिंग की तरफ जा रहा है, अब आगे कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि नीत्शे 19वीं सेंचुरी का आदमी है। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है। नीत्शे ने फिर आगे एक बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बात भी की। उसने कहा नहीं साहब, नीत्शे प्रोफेस्ड, यानी पेशन गोई उसने की, द राइज ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ फिलोसफर्स हु वुड रिस्क फ्री फ्रॉम द डॉगमा ऑफ सोसाइटी। वो सोसाइटी के डॉगमा से आज़ाद होंगे और एक नया ख्याल पैदा करेंगे। वो फ्री स्पिरिट के लोग होंगे, फ्री, एक वो खुद अपने मास्टर्स होंगे अपनी वैल्यूज़ के, ऐसी वैल्यूज़ की जो वो खुद क्रिएट करेंगे। वो मास्टर्स और स्लेव वैल्यूज़ को एनालाइज करेंगे और उसमें से अच्छी शक्ल निकालेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो इंस्लेव ज़रूर होंगे लेकिन वो खुद होंगे अच्छी वैल्यूज़ के, अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे और एक नई शक्ल वैल्यूज़ की देंगे और इस तरह से एक नई सिंथेसिस करेंगे सोसाइटी के। कहेंगे वो फ्री विल्स जो है उसकी उन्होंने पेशन गोई की। उन्होंने कहा कि वो माइंड है जो मगरिब को बनाएंगे। ज़ाहिर मगरिब के हवाले से बात कर रही है, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में ऐसे फ्री माइंड्स की, यानी जो इटर्नल ट्रुथ से आज़ाद करेंगे। कि इटर्नल ट्रुथ जो है, इसने कहा ये जो डॉगमा है, इससे वेस्टर्न सोसाइटी का आज़ाद होना ज़रूरी है। तभी कहीं जाकर, जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को उस शेल्फ में से, पुराने कपड़ों के शेल्फ में से निकाल के फेंकेंगे नहीं और नए कपड़े लगाएंगे नहीं और नए आइडियाज़ और नए थीम्स लेकर आएंगे नहीं, तब तक कि सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी आगे बढ़ेगी नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इसका एनालाइज़ किया था और यूँ ये मोरालिटी के हवाले से मेरा ख्याल है यही इसके अंदर कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था आज। और भी बहुत सी बातें होंगी जो रह गई होंगी, मगर मेरा ख्याल है कि बहुत एक्सटेंसिव, बहुत हैवी हो जाएगा और फिर हाजिर हो जाऊंगा मैं नई किताब के साथ। मुझे अब इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए और फिर आप लोग बोर हों। तो मेरा तो बोलने का हमेशा ही मूड रहता है। तो अब इजाज़त दीजिए।
फिर हाजिर होगा एक नई किताब के साथ। ख्याल रखिएगा अपना।